हाँ सर हो गया। ओके सर, ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं सर कंपनी लॉ क्लास। आज का कंपनी लॉ क्लास, तो कंपनी लॉ में हम लोग ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस पे बात कर रहे थे। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट ये टॉपिक कंप्लीट करवा दी। मैंने ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट बात हो रहा है इसके बारे में, इसके बारे में पहले भी बात हो चुका है। आज आप मान सकते हो, मान नहीं, आज मान ही लो कि आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। यस सर, आज और कुछ बचेगा नहीं ये वाला टॉपिक पे। ये जो पर्टिकुलर कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन चल रहा है, ये सेक्शन आज मैं आपके साथ कंप्लीट करूंगा। मतलब ये टॉपिक जो है जिसमें कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनी जब मार्केट से कैपिटल रेज करने के लिए आते हैं, तो उसका जो प्रोस्पेक्टस इशू से लेके अलॉटमेंट करने का जो शेयर अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है, जो आप लोग अकाउंट्स में भी जर्नल एंट्री करते हो कंपनी अकाउंट्स में, और उसके साथ साथ कंपनीज एक्ट वाइज जो जो सेक्शन इसके अंदर है, वो सारा सेक्शंस मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंटली डिस्कशंस किया। सारा इंपॉर्टेंट सेक्शंस है सर, ऑल सेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। तो आप इनको हल्का से मत लेना, यही मेरा कहने का मतलब है। जब मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चिल्ला रहा हूँ, मैंने हल्का से नहीं लेना चाहिए। हल्का नहीं लेना है, मैंने सीरियसली लेना है। जैसे कि प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज जो है, ये सेक्शन 23 से लेके 42 का एरिया कवर करता है। और इसके अंदर अगर मैं प्रोस्पेक्टस इशू का या रिलेटेड मैटर्स का बात करूं, तो सेक्शन 23, 26, 29, 31, 32, 25, 28, 27 एंड 40 बात करता है। वैसे सेक्शन 32 तो एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक इसलिए है क्योंकि जब जब मैं आप लोगों को आईपीओ का हिसाब किताब समझाता रहता हूँ, तब तब आपको मैंने सेक्शन 32 बताया है ना, एज वेल एज सेक्शन 31 का भी, है ना, सेल्फ प्रोस्पेक्टस एज वेल एज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, दोनों चीजों में मैंने आपके साथ बात की है। जब ड्राफ्ट आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, डिवेंचर वगैरह जब कंपनी इशू करता है, तब वो आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करता है। और 32 तब इशू करता है जब कंपनी को आईपीओ इशू करना है। आपको कितना बार, मतलब कितना बार, मैंने क्या बोलूं सर, हर क्लास में ऑलमोस्ट दिखाया। किस कंपनी का चाहिए, हम लोगों ने शायद सेनको गोल्ड का देखा था, याद है आप लोगों को? ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस याद है सबको? सर आज तो न्यू टॉपिक पढ़ूंगा, फिर भी याद पूछ रहा हूँ सर, याद है सबको प्रैक्टिकली ये कैसे देखने में होता है? अरे कुछ तो कहो। हाँ या नहीं? हाँ सर। चलो समझ गया। ये सर, जैसे अब ये मैं जीरोधा के साइड में आके चेक कर रहा हूँ, बट अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी सेबी के साइड में जाके भी चेक कर सकते हो। उसका भी प्रोसीडियर मैंने आप लोगों को बता के रखा है। जैसे ये एक बहुत फेमस कंपनी आ रहा है मार्केट में लिस्टेड होने के लिए, अभी इसका डेट डिक्लेरेशन नहीं किया है, प्रोस्पेक्टस भी नहीं आया, बट टू बी अनाउंस्ड बोल के रखा है। बट अगर आपको कोई भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस चाहिए, आप इस तरह से डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। और सेल्फ प्रोस्पेक्टस का भी, जैसे इंडिया बुल हाउसिंग का मैंने आप लोगों को शायद सेल्फ प्रोस्पेक्टस दिखाया था, याद है सबको? इंडिया बुल हाउसिंग का, इंडिया बुल हाउसिंग डिवेंचर इशू किया है ना सर? इंडिया बुल हाउसिंग, शायद दूसरे कंप्यूटर में होगा, यहाँ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। बट आप सब पता है ये सब चीजें। सर आज क्या बताओगे? सर आज ना पब्लिक ऑफर पे और बात नहीं करूंगा, प्राइवेट पे बात करूंगा। वही एक टॉपिक है जो इसके अंदर मुझे थोड़ा बताना है। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 39 का एरिया कवर कर लेता है। पेनल्टीज के ऊपर तो लास्ट क्लास में जम के चर्चा किया सर, 34, 35, 36, 37 एज वेल एज 447 फ्रॉड का चार्ज होता है सर। फ्रॉड का सेक्शन है कंपनीज एक्ट के अंदर, अगर कोई फ्रॉड वगैरह होता है वो 447 के अंदर उसको रखा जाता है। सजा भी बड़ा है, नो डाउट। अब जब भी किसी कंपनी को, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, उनको अगर मार्केट से कैपिटल रेज करना हो, तो उनको कुछ तरीका अपनाना होता है, और वही तरीका आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन वाइज सिखाया जा रहा है।
अब प्राइवेट कंपनी एक काम कर सकता है, पब्लिक कंपनी भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। प्राइवेट तो कर ही सकता है और पब्लिक भी कर सकता है। इसका नाम है प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसको सेक्शन 42 डिस्कस करता है। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बात करता है। जैसे कि ये फ्लो चार्ट आप लोगों को मैंने काफी बार समझाया कि अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो आप ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टस इशू करोगे या पब्लिक ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करोगे, जिसके थ्रू से आप आईपीओ, एफपीओ माने इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ऑफर फॉर सेल के थ्रू से मार्केट से कैपिटल रेज कर सकते हो। राइट इशू, बोनस इशू, इसके ऊपर आगे और चर्चा कर लेंगे, बट इन सिंपल कहा जाए तो बोनस इशू या राइट इशू जो है, राइट इशू कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के बीच में कर सकता है। ठीक है, लेकिन आज मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। अब प्राइवेट कंपनी भी कर सकता है, पब्लिक कंपनी भी कर सकता है। एक बात पे ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक ऑफर नहीं कर सकता। लुक एट सर, लुक एट दिस एरिया। प्राइवेट कंपनी कभी भी ये काम नहीं कर सकता। कौन सा काम नहीं कर सकता? प्रोस्पेक्टस इशू करके आईपीओ, एफपीओ वगैरह या ऑफर फॉर सेल वगैरह नहीं कर सकता है। मैंने पब्लिक ऑफर नहीं कर सकता। कैसे करेगा? प्राइवेट जो ठहरा, तो जो प्राइवेट है वो पब्लिक ऑफर कैसे करेगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। बट जो प्राइवेट है वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो पब्लिक है वो प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकता, वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है। सर यहाँ पर प्लेसमेंट वर्ड सुन के शायद आपको लग रहा है कोई जॉब मिलने वाला है क्या? प्लेसमेंट वर्ड आजकल जॉब के साथ ही कनेक्टेड हो गया। बट ये प्लेसमेंट जॉब वाला प्लेसमेंट नहीं, ये प्लेसमेंट कंपनी का प्राइवेट लेवल से कैपिटल रेज करने का प्लेसमेंट है, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है। बाकी राइट इशू, बोनस इशू प्राइवेट कंपनी भी कर सकता है। ये सेक्शन 42 है, इसी पे चर्चा आज जारी रहेगी। ओके, आगाज समझ में आ गया सर? आगाज माने इंट्रोडक्शन, बोलो समझ में आ रहा है? कभी कभी थोड़ा हाँ ना भी बोल दिया करो। हाँ सर, अच्छा चलो, काफी देर बाद किसी का हाँ सुनाई दिया। अच्छा, ये सब लिस्ट भी सब पढ़ के सुना दिया था पेनल्टी का। याद करना सर, बहुत जरूरी चीजें हैं, ये सब समझ के याद करना। अंथबड़ा याद मत करना, भूल जाओगे। अंथाबड़ा मैंने समझते हो? अंथाबड़ा मैंने मतलब तुक्काबाजी मत करना, समझ के याद करना। अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज सर, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? द बिग क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? तो जितना आप लोग पेशेंसफुली सुनते हो ऐसे सुन लिया करो। Provisions relating to private placements are contained in part 2 chapter 3 of the act. चैप्टर 3 मैंने कंपनीज एक्ट का बात कर रहे हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट इज अ वे ऑफ रेजिंग कैपिटल। देखो सर, जो भी बातचीत ये सब हो रहा है, सभी पैसा रेज करने का ही बातचीत हो रहा है ना? लेकिन ये प्राइवेट प्लेसमेंट का बातचीत हो रहा है, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, इज अ वे ऑफ रेजिंग कैपिटल that involves the issue of securities to a relatively small number of selecting investors। जहां पर आप अपना सिक्योरिटीज के अंदर में क्या आ सकता है? सिक्योरिटीज में शेयर आ सकता है, सिक्योरिटीज में डिवेंचर आ सकता है, सिक्योरिटीज में बॉन्ड भी आ सकता है, वट एवर। ठीक है, शेयर हो, डिवेंचर हो, बॉन्ड हो, प्रेफरेंस शेयर हो, वट एवर। Basically, a private placement is a way of raising capital that involves the issue of securities to a relatively small number of selected investors। यानी किसी कंपनी को पैसा चाहिए तो वो लार्ज पब्लिक के पास नहीं पहुंच पा रहे, ओपन मार्केट में नहीं आ रहे, वो एक सिलेक्टेड इन्वेस्टर के पास पहुंच रहे अपने जरूरत का पैसा मार्केट से रेज करने के। दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। प्राइवेट प्लेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ए पब्लिक इशू in which securities are made available for issue or sale on the open market to any type of investors। पब्लिक पब्लिक में जो ऑफर होता है तो वो किसी भी टाइप ऑफ इन्वेस्टर वो परचेस कर सकता है और वो ओपन मार्केट में होता है। बट प्राइवेट माने ओपन थोड़ी है,
जैसे हम लोग प्राइवेट कोचिंग कर रहे हैं, ओपन कोचिंग तो नहीं कर रहे हैं। ओपन कोचिंग में कोई भी आके पढ़ सकता है ना, कोई थोड़ा बहुत मेंबरशिप फीस में भी होगा, बट ये प्राइवेट कोचिंग है, सिलेक्टेड लोग ही आ सकते हैं। बात समझ में आ गया? हेलो, क्लियर ना? वैसा ही प्राइवेट प्लेसमेंट भी उसी को बोलते हैं जहां पर सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स आके बिजनेस में पैसा डालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, आजकल थोड़ा खबर में है ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज। थोड़ा नहीं, कुछ ज्यादा ही खबर में है लास्ट 1 साल से। क्यों? क्योंकि इनका फाइनेंशियल थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है, बिजनेस लेवल फाइनेंशियल इश्यूज हैं। मैं टीचिंग क्वालिटी वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दे आर रियली टैलेंटेड टीचर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं तो इतना बड़ा बिजनेस बना भी नहीं पाता था और इतने सारे लोग पैसा भी नहीं डालते। लेकिन मिस मैनेजमेंट हो गया है सर। क्या हो गया है? मिस मैनेजमेंट हो गया, अकाउंट्स में बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाता हूँ, बट आपको बस मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। देखो, ये जो बाइजू है, नाम सुना है कि नहीं सुना आप लोग बाइजू के बारे में? जल्दी बोलो। अब शाहरुख खान भी एडवर्टाइजमेंट करता था, सबको पता होगा। स्पेशली बच्चे लोगों के लिए, या फिर जो लोग साइंस के वाले बच्चे होते हैं वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं बाइजूस वगैरह को। हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। है ना सर, बस थैंक यू। तो बाइजू एक सेल्फ स्टाइल, मतलब अपने ही एक स्टाइल बनाया, कुछ ऐप डेवलप किया, कुछ इन्वेंशन भी किया, डिजिटलाइज इन्वेंशन किया। एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल मल्टीनेशनल है, इंडिया के अलावा इंडिया के बाहर भी इनका प्रोडक्ट बिकता है। प्रोडक्ट माने वही कोचिंग का जो भी डिटेल्स है, जहाँ भारतीय लोग पढ़ते हैं इंडियन एजुकेशन के सिस्टम के हिसाब से, स्पेशली अरबियन नेशंस में काफी लोग रहते हैं, वहाँ पर इंडियन स्कूल्स भी हैं, सीबीएसई आईएससी बोर्ड का। वहाँ का लोग भी काफी प्रेफर करते हैं बायजूस को, और उनके पास पैसा भी दुबई वाला है ना। मैं जैसे कि शायद आप लोगों को मैं कभी एक दिन बोल रहा था कि दुबई में एक बेसिक टैक्सी ड्राइवर, वो भी एनुअल सॉरी मंथली 1 लाख कमा लेता है दुबई में। एक बेसिक लेवल, एकदम मिनिमम लेवल में एक टैक्सी ड्राइवर, वो भी कम से कम 1 लाख कमा लेता है, कम से कम। मतलब और ज्यादा हो सकता है क्या? हाँ सर, हो सकता है। सर मैं टैक्सी ड्राइवर से यही एग्जांपल देने का कोशिश किया कि अगर एक टैक्सी ड्राइवर जो एक मिनिमम कैटेगरी ऑफ इनकम ग्रुप के अंदर आते हैं किसी भी सोसाइटी में, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, अगर वो लोग इतना कमाते हैं तो सोचो कि बाकी लोग कितना कमाता होगा। तो फिर बाइजूस को किस हिसाब से प्रेफरेंस मिलता होगा परचेसिंग में? सर व्हाट इज द पॉइंट? सर पॉइंट ये कि बाइजूस ने अपना बिजनेस को प्राइवेट रखा था, आज भी प्राइवेट है। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस आपको मैं प्राइवेट प्लेसमेंट का कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि बाइजूस किस तरह से सिलेक्टेड इन्वेस्टर से पैसा जुगाड़ किया, उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। बाइजू रविंद्रन एज ऑफ जून 2023, जिसका वैल्यूएशन दिखा रहा है 5 बिलियन का। एज ऑफ अप्रैल 2023 द कंपनी क्लेम्स टू हैव ओवर 150 मिलियन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। क्लेम करते हैं कंपनी उसके पास 150 मिलियन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है, ठीक है। ये उनका सबसे बड़ा एसेट माना जाता है। जिस कंपनी ने इसको बनाया, एक्चुअली उन्हीं का कंपनी है, थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड। केजी टू 12 सेगमेंट इनका सबसे पॉपुलर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी जो होता है उसके लिए भी। इन 2012 द फर्म एंटर्ड डेलॉयट टेक्नोलॉजी फास्ट 50 इंडिया, डेलॉयट टेक्नोलॉजी फास्ट 500 एशिया पैसिफिक रेटिंग्स, काफी बेहतर डेवलप कर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे इनका यूजर बेस भी बन रहा था, और फिर अलग अलग कंपनीज वर्ल्ड वाइड, बड़े बड़े इन्वेस्टिंग फर्म इनके बिजनेस पे पैसा लगाने के लिए आ गया। जैसे ही देखो, in March 2022, it signed a contract with Qatar Investment Authority to establish a new edtech company and R&D center in Doha, कतार में, ठीक है, मतलब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। In 2000, August 2022, Bloomberg News reported that Ministry of Corporate Affairs sent a letter to Byju's asking them to explain the non-filing of its audited financial for the year ending March 2021। गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कि इन्होंने
ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइलिंग क्यों नहीं किया? Byju's reason that 17 month delay was due to challenge of consolidating the accounts of its acquisitions during that year. In spite of the delay, Deloitte gave company a clean audit. Deloitte ने audit किया था Big Four. ठीक है, आप लोग तो समझ ही सकते हो. In November 2022, लेकिन recently Deloitte भी छोड़ के चला गया. Many employees of Byju's came out of speak against the company's unfair treatment. Employee mismanage हुआ, सैलरी नहीं मिल रहा था, पीएफ वगैरह उनका रोक के रखा गया था. Reported Byju's sacked over 5,000 employees in April 2023, and Enforcement Directorate, when ED, announced that it had conducted searches at Byju's offices under Foreign Exchange Management Act, FEMA के हिसाब से, और seized incriminating documents. तो काफी फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट्स का इनके ऊपर चार्ज लगा, स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस लगा, जो अभी भी सब्जेक्ट टू प्रूवमेंट है. अब आगे आगे देखो होता क्या है. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है कि धीरे धीरे बायजूस को पैसा मिलता गया, बड़े बड़े फार्म बायजूस को, ये देखो फंडिंग एंड फाइनेंशियल्स, यही मैं एक्चुअली दिखाना चाह रहा था, यही मैं एक्चुअली आपको बताना चाह रहा हूँ. बायजूस को कहां से फंडिंग मिला, जिसके थ्रू से वो अपना बिजनेस को प्राइवेटली ग्रो किया. इसको प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से ही पैसा को मिला है सर. बाकी आगे लॉ बताते हैं सर, लॉ तो अभी चालू हो जाएंगे ना, लॉ में ही खो जाएंगे. लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट. स्टॉक मार्केट वाला एग्जांपल तो आपने बहुत देखा होगा, है ना, आईपीओ, एफपीओ, सेल प्रोस्पेक्टस, मैंने बहुत लास्ट 3-4 क्लासेस में काफी डिटेल्स चर्चा हुआ. देखो सर, पढ़ाई को दिल से समझोगे ना तो दिमाग अपने आप काम करेगा, और पढ़ाई जब दिल पे नहीं छाता है ना, मतलब अगर दिल को कनेक्ट नहीं करता है ना, तो दिमाग कभी काम नहीं करेगा. तो बायजूस रिसीव्ड सीड फंडिंग फ्रॉम एरिन कैपिटल इन 2013. सीड कैपिटल मैंने जब बिजनेस कुछ नहीं था, जब कहीं पे कुछ भी नहीं था, वही था वही था. ठीक है, एक बहुत फेमस गाना है सर. ठीक है. जब कहीं पे कुछ भी नहीं था, वही था वही था, माने जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था तो किसी ने सीड फंड दिया इनको. ये भी पैसा है. 2013. As of 2019, Byju's had secured nearly 785 million in funding from investors. Sequoia Capital India, चैन जुकेरबर्ग इनिशिएटिव, ये आपका मार्क जुकेरबर्ग एंड उसका जो वाइफ है, मिसेस है उनका, चैन, चाइनीज है वो, तो दोनों का एक फाउंडेशन चलता है जिसको चैन जुकेरबर्ग इनिशिएटिव कहा जाता है. टेंसेंट, सोफिना लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स, कतार इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बताया आपको, वर्लिन वेस्ट बोल के कोई कंपनी है, आईएफसी, नैपस्टर्स वेंचर्स, सब बड़े बड़े हैं. CPPIB, General Atlantic. Byju's was the first company in Asia to receive an investment from Chan Zuckerberg Initiative, मैंने Facebook, ठीक है, जो एक्चुअली आज के डेट में मेटा है. ठीक है, जुगरबर्ग से सबसे पहले फंड उन्हीं को मिला है. एज पर द कंपनीज फाइलिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मैंने आपके पास जो भी है उसका फाइलिंग करना पड़ता है ना, अकाउंटिंग फाइलिंग. Byju's become a unicorn and was valued 6,505 crore. इतना पैसा इनके पास, $1 billion का वैल्यूएशंस बना, जिसका इंडियन मनी में पैसा होता है सर 6,505 करोड़ का 2018 में. इन जून 2020, Byju's attend the Decacon, मतलब यूनिकॉर्न की भी Decacon status with an investment by Mary Meeker's Bond Capital. In March 2022, Byju's raised 800 million, reaching a valuation of $22 billion. इसके बाद धीरे धीरे 2020 में, आप सबको पता होगा, इंडियन क्रिकेट टीम का मेन स्पॉन्सर, इंडियन क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी बना. ओप्पो के पास टाइटल था, ओप्पो को हटा के मेन स्पॉन्सर बना इंडियन नेशनल क्रिकेट का. Byju's operate roughly on a premium business model where a paid subscription is required for most of the content in 2017. ठीक है, मतलब प्रीमियम कैटेगरी में वो मेनली काम करते हैं, फ्री कॉन्सेप्ट इनका उतना कुछ ज्यादा चलता नहीं है. इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है अबाउट 260 करोड़, एंड डबल इट इन 2018 से उसको डबल किया गया है 520 करोड़ में. इन जून 2020, विद इन्वेस्टमेंट ऑफ बॉन्ड ग्लोबल टेक्नोलॉजी, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट फर्म Byju's became Decacon of 10.5 billion valuations. मतलब जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है उतना इसका वैल्यूएशंस बढ़ते जा रहा है. कैसे बिजनेस वैल्यूएशंस होते हैं ये सब शेयर मार्केट क्लास में सिखाया जाता है सर, फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह में. मैं और ज्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगा. ठीक है, बस आपको एक चीज बताना था कि किस तरह से
प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से भी बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े फंड को इकट्ठा कर सकते हैं और अपना वैल्यूएशंस को डबल, ट्रिपल, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न कुछ भी बना सकता है। ठीक है, बस हाँ, वैल्यूएशंस बट बोलने से नहीं होता है, दम भी होना चाहिए। जैसे बाइजू ने जो प्लेटफॉर्म रेडी किया है या फिर जिस तरह का ये किया है, उसके कारण ही उनको इतना इन्वेस्टमेंट मिला था। बट हाँ, अभी प्रॉब्लम जो रिसेंटली जो अराइज हुआ है बाइजू का, दैट इज जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस को लेके, स्पेशली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये सब चीजों को लेके रिसेंटली काफी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। आशा करता हूँ कि प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए और ये भी अपना ये सब चीजों से बाहर निकल के आए और स्टूडेंट को जो सर्विस के लिए एक्चुअली आए हैं ये अपना काम कर पाए। मैं ही आशा करूंगा सर। लेकिन अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। जितना मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी प्रॉब्लम हुआ है कि मतलब टू मच एक्विजिशंस हो गया, मतलब इतना जल्दबाजी में इसको खरीदना, उसको खरीदना, उसको खरीदना, माने सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस को खरीदते 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 थोड़ा दिक्कत बढ़ गया। ये देखो इनका सब्सिडियरी, ये सबको खरीदा है रिसेंटली, सब 2020 के बाद से सबको खरीदा है। इतना कंपनी को खरीदते खरीदते क्या हालत हुआ देखो। मतलब थोड़ा थोड़ा रोकना भी चाहिए ना। उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है, सबको खरीद लेगा। पैसा है खरीदते जाओ, ऐसा थोड़ी है। बिजनेस भी तो बताना चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े लोग हैं, गलती इनसे भी होता है, बट बड़ा गलती हो गया। चलो कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ज्यादा कुछ नहीं था, मेरा बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर था कि कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से भी बड़े बड़े फंड जुगाड़ कर सकते हैं। बाईजूस पे बस एक एग्जाम्पल था, आपके सामने मैं और भी एग्जाम्पल्स ला सकता हूँ। लेकिन इसी तरह से प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से भी आप पैसा मार्केट से रेस कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल पब्लिक देखो, पब्लिक कंपनी अगर कोई बनेगा तो पब्लिक से तो वो रेस करेगा ही, ठीक है। लेकिन प्राइवेटली कैसे होता है वही मैं बता रहा था। इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, अब लॉ क्या कहता है। बाकी सब तो ठीक है सर, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, रियल लाइफ सब समझ में आ जाएगा, बट एग्जाम में तो आपको लीगली समझाना पड़ेगा ना। तो चलो देखते हैं कि एग्जाम के लिए क्या जानना जरूरी है। इशू ऑफ शेयर्स ऑन ए प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, जब प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस में कंपनी अपना शेयर इशू करता है। अब ये जो मैं आपको इतना सारा कंपनी के बारे में बता रहा था, जो जिसने बाइजू में पैसा लगाया, ये सब पैसा ऐसे थोड़ी ना लगाया। ऑब्वियसली इन्वेस्ट किया है तो शेयर होल्डिंग में मिला होगा ना, लेकिन सब प्राइवेट बेसिस में। हाँ, so according to section 42, following provisions are applicable when shares are issued on a private placement basis. They are also supplemented by rule 14, the company's prospectus are an allotment security rule, मैंने पास रूल भी कहते हैं इसको। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, कंपनी में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 मेक ए प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, जो ऑलरेडी आपको पता है। ऑफर टू बी मेड ओनली टू ए सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस, ऑफर सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को ही करेगा। A private placement shall be made only to a select group of persons who have been identified by the board. Board माने कंपनी का बोर्ड, herein referred to as the identified persons, whose number shall not exceed 50, जिनका नंबर कम से कम 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, whose number shall not exceed 50 or such higher number as may be prescribed. 50 या उससे ज्यादा भी हो सकता है अगर प्रेस्क्राइब किया है तो। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द क्वालिफाइड, अच्छा इन पे कौन, इनसे माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये मेंबर से 50 जो मेंबर है इनके अंदर किसको काउंट नहीं किया जाएगा। एक्सक्लूडिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जो इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं उनको बात देना है, मतलब माइनस करना है। एम्प्लॉइज को हटाना है। एंड द कंपनी बीइंग ऑफर्ड सिक्योरिटीज अंडर स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, अगर कंपनी ने ईसॉप अपने एम्प्लॉय को दिया है, वो भी तो शेयर का काम कर लेता है, ये सबको बाहर रख के उनको छोड़ के 50, 50 या फिर मे बी दी हायर नंबर अगर प्रेस्क्राइब्ड है तो गवर्नमेंट की तरफ से, जो कहां बोला गया है, इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 62। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, इन ए फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। एक बात तो तय है सर कि प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से जब कंपनी को पैसा रेज करना है या कैपिटल रेज करना है, तो कैपिटल रेज अगर करना है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से, तो उसमें सिलेक्टेड ग्रुप को ही कर सकते हैं। ये बात आपको क्लियरली लॉ बता रहा है। आगे और क्या बताते हैं, पास रूल। पास रूल माने प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल, अकॉर्डिंग टू रूल 14 सबसेक्शन 2 ऑफ द पास रूल। पास रूल माने, बार बार बोल रहा हूं सर,
prospectus and allotment of security role, an offer or invitation to subscribe securities under private placement, मतलब जब कोई कंपनी किसी को ऑफर कर रहा है या सब्सक्राइब करने का न्योता भेज रहा है अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट, shall not be made to person more than 200 in aggregate in a financial year. एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा लोगों को नहीं भेज सकता, मैक्सिमम 200. ये तो प्राइवेट कंपनी का रूल भी है ना कि प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम मेंबर कितना होना चाहिए. हेलो, एकदम बेसिक सब कंपनी लॉ है. एक प्राइवेट कंपनी का, बोलो सर. सर 200. 200 मिनिमम 2, मैक्सिमम 200. थैंक यू. तो ये कंडीशंस भी आपको साथ में बता दे रहे हैं. अकॉर्डिंग टू रूल 14 सबसेक्शन 2 ऑफ द पास रूल. इसका प्रॉब्लम हो गया भाई. It is provided that any offer or invitation made to a qualified institutional buyer or to employees of the company under scheme of employee stock option as per provision of clause B, वही सेम सेक्शंस के बारे में बता रहे. Considered while calculating the limit of 200%. उनको छोड़ के, हाँ, मतलब जब 200 का काउंट करे, जब 200 का काउंट होगा तो उसमें किसको लेना है और किसको नहीं लेना है. एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 200 मेंबर बन सकता है. उसमें साथ में ये भी बता रहे, इट इज प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफर और इन्विटेशन मेड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर or to employees of the company under a scheme of employee stock options as per the provision of clause B of subsection 1 of section 62 shall not be considered. तो जब 200 मेंबरशिप का काउंटिंग हो तो उसमें ये लोगों को नहीं लेना चाहिए. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को नहीं लेना है, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी को नहीं लेना है, जिनको एक्चुअली ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिया गया है, उनको छोड़ के बाकी 200 होना चाहिए. As per explanation given in this rule, it is clarified that the restriction aforesaid would be reckoned individually for each kind of security. Each kind of security माने शेयर भी हो सकता है, डिवेंचर भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, दैट इज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर एटसेट्रा. ठीक है, हर केस का अलग अलग होगा. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सब रूल. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सब रूल 2. The provision of sub rule 2 shall not be applicable to. अच्छा, ये जो बातें हैं ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा एनबीएफसी के केस में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. सब रूल 2 माने वही मेंबरशिप को लेके जो चक्कर है ना, उसके बारे में बात. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज which are registered with the Reserve Bank of India, housing finance company which are registered with the National Housing Bank, if they are complying with the regulations made by the Reserve Bank of India or the National Housing Bank in respect of offer or invitation to be issued on private placement basis. अगर कोई एनबीएफसी या फिर कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में रजिस्टर्ड है या फिर हाउसिंग नेशनल हाउसिंग बैंक के अंडर में रजिस्टर्ड है, तो वो जब अगर ऐसे कंपनी जब मार्केट से प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से कैपिटल रेज करना चाहता है, वो कितने लोगों से ले सकता है. इट इज प्रोवाइडेड दैट सच कंपनी शैल कंप्लाई विद सब रूल 2 इन केस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द नेशनल हाउसिंग बैंक have not specified similar regulations. ठीक है, तो उन्हें बस आरबीआई या एनएचबी का हिसाब फुलफिल करना है. और साथ में ये कहते हैं, इट इज प्रोवाइडेड दैट सच कंपनी शैल कंप्लाई विद द सब रूल 2 इन केस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द एनएचबी हैव नॉट स्पेसिफाइड सिमिलर रेगुलेशंस. अगर कोई सिमिलर रेगुलेशंस नहीं किया है तब वो कंपनी का जो सब रूल है उसको फॉलो करेगा. यही बात कर रहे हैं. मैनर ऑफ इशूइंग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन. अब किस तरह से प्राइवेट प्लेसमेंट होता है. और एक्चुअली ये बीच में एनबीएफसी क्यों टपक गया, क्योंकि एनबीएफसी भी कंपनी है सर. आप लोग शायद एनबीएफसी के बारे में जानते होंगे, काफी एनबीएफसी मार्केट में ऑपरेट करते हैं. जैसे कितना नाम लूं मैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा बजाज फाइनेंस का, है ना, या फिर आदित्य बिरला, आदित्य बिरला कैपिटल, आदित्य बिरला फाइनेंस. ठीक है, ये सब एनबीएफसी है. या फिर एक और नाम लेना चाहिए, एचडीएफसी. बैंक नहीं सर, एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन. अभी मार्ज हो गया है बैंक के साथ, बट ये भी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हुआ करता था, अभी बैंक के साथ मार्ज हो गया है. ठीक है, आपको ऐसे और भी मिलेगा एनबीएफसी का लिस्ट में. एनबीएफसी लिस्ट, चलो एज पर आरबीआई, पूरा एनबीएफसी का लिस्ट मिल जाएगा आपको. आरबीआई के साइट में जाओ, ठीक है,
पूरा PDF ओपन हो जाएगा। इतना छोटा छोटा है, क्या बताऊं आपको। इवन फॉरेन कंपनी भी इंडिया में रजिस्टर्ड होके भी काम करते हैं, मॉर्गन स्टैनली जैसे हैं, जेम फाइनेंशियल भी है। कितना लिस्ट है वो देख लो, जन कैपिटल, ठीक है, काफी सारे हैं, खत्म नहीं हो सकता। मैं एकदम ऑथेंटिक सोर्स में आपको लेके बता रहा हूँ। इंडिया में करेंटली आज के डेट में कितना NBFC रजिस्टर्ड है, बाप रे, करीब 10,000 के ऊपर होगा। 10,000 के ऊपर नहीं, छोटा बड़ा मिला के ऑलमोस्ट 9,500 10,000 के आसपास रजिस्टर्ड NBFC है। बिग है सर, बहुत बड़ा है। तो वही बात कर रहे हैं कि अगर कोई बैंक है जो RBI रजिस्टर्ड के अंदर चलता है या हाउसिंग बिना फाइनेंस के हिसाब से चलता है, अगर उसका कोई स्पेशल रूल है तो वो फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो कंपनी का सब रूल ही फॉलो करना होगा। मैनर ऑफ इशूइंग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन, सुन लो। A company making private placement shall issue private placement offer an application in such form and manner as may be prescribed to identified persons जिसका नाम एड्रेस आर रिकॉर्डेड बाय द कंपनी इन सच ए मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। इट इज मतलब कंपनीज के हिसाब से जैसे बोला गया है। इट इज प्रोवाइडेड दैट द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन शैल नॉट कैरी एनी राइट ऑफ रिनाउंसिएशन। ठीक है, मैंने यहाँ किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। राइट ऑफ रिनाउंसिएशन, रिनाउंस करना माने क्या, छोड़ देना। ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड दैट द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन शैल नॉट कैरी एनी राइट ऑफ रिनाउंसिएशन। किसी को त्याग नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब अब आके बता रहे हैं, इतना सारा बात कर लिया, आप बता रहे प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब बताओ। The term private placement means any offer or invitation to subscribe to issue of securities to a select group of persons by a company जो कि पब्लिक ऑफर नहीं है, through private placement offer come applications which satisfy the conditions specified in section 42। जैसे अभी आपको मैं बार बार QIB चिल्ला रहा था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। As per explanation 2, the term qualified institutional buyer, this is also known as QIB, means the qualified institutional buyer as defined by the SEBI, Security Exchange Board of India, issue of capital and disclosure requirement के हिसाब से, रेगुलेशन 2009 के हिसाब से, as amended from time to time, made under Security Exchange Board of India Act 1992। In simple, qualified institutional buyer माने जैसे म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, जिसको हम लोग इंडिया में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के तौर पे इनको बोला जाता है। QIB एग्जांपल्स इन इंडिया, large institutions such as pension funds, insurance companies, endowments, mutual funds are examples of QIB, qualified institutional buyer। कौन होते हैं नॉर्मली, जैसे कि मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम बता रहा था। म्यूचुअल फंड बेसिकली जो चलाते हैं ना, इनको एक्चुअली प्यार से AMC भी कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। या फिर जिनका इंश्योरेंस बिजनेस चलता है वो भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर बन सकता है, LIC वगैरह। ठीक है, LIC का तो भारत के स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है। तो जो भी इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के तौर पे क्वालिफाइड हो जाते हैं। इनके पास काफी बड़े बड़े फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं, तभी ये क्या करते हैं, एक सब्सटेंशियल रिस्क लेके मार्केट में पैसा लगाते हैं। इसी को QIB कहते हैं। ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। समझ रहे हो सर बात को? हेलो, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस वही सिंपल सिंपल मतलब है, जब जब जरूरत पड़ रहा है एग्जाम्पल भी दे दे रहा हूँ। तो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिकली वो चीज है जहां पर पब्लिक ऑफर नहीं होता है, बट प्राइवेटली मार्केट से पैसा रेज होता है। ये चीज आपको पहले ही पता लग गया जब मैंने आप लोगों को बाइजूस के बारे में बताया। बाकी तो सब रूल्स रेगुलेशंस का खेला है। When a private placement shall be deemed to be an offer to the public, when a private placement shall be deemed to be an offer to the public, as per explanation 3, if a company listed or unlisted
लिस्टेड और अनलिस्टेड माने जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और अनलिस्टेड माने जो नहीं है। मेक्स एन ऑफर टू अलॉट और इनवाइट सब्सक्रिप्शन और अलॉट और एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट to allot securities to more than the prescribed number of person, whether the payment for the securities has been received or not, or whether the company intends to list its securities or not on any recognized stock exchange in or outside India, the same shall be deemed to be an offer to the public and shall accordingly be governed by the provision of part 1 of chapter 3. माने सर इसका माने थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, इसका जो मतलब है ये थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। कहना ये चाह रहे हैं सर कि प्राइवेट प्लेसमेंट कब पब्लिक ऑफर में बदल जाता है। डीम्ड माने क्या, जो रियल में है नहीं बट हो जाएगा, मतलब वही लोग मान लिया, हमने मान लेंगे। ऐसे तो है प्राइवेट प्लेसमेंट, बट प्राइवेट प्लेसमेंट ऐसा क्या करने से पब्लिक ऑफर में बदल सकता है? सर तभी बदल सकता है जब मानो कि एक प्राइवेट कंपनी तब तक प्राइवेट है जब तक वो विद इन लिमिट अपना मार्केट से पैसा रेज करता है। उसका मेंबरशिप जब लिमिटेशन है, तो एक प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम मेंबरशिप कितना हो सकता है? मैक्सिमम 200 तक जा सकता है। माने 200 लोगों से पैसा लिया गया है बिजनेस करने के लिए, कैपिटल रेज किया गया है। अगर कभी ऐसा हुआ कि कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट किया, 200 की जगह 210 बंदा ने मार्केट से पैसा दे दिया, ठीक है, प्लस 10 एक्स्ट्रा हो गया, ये सब अगर हो जाता है ना सर, तो बहुत खतरनाक सिस्टम हो सकता है। तब आप एक्चुअली आपका प्राइवेट सिस्टम से हट जाओगे और आप पब्लिक सिस्टम पे आ जाओगे। क्यों? आपने एक्स्ट्रा लिमिट क्रॉस करके कैसे पैसा मार्केट से रेज किया? इसका मतलब आपका स्टेटस अभी और प्राइवेट नहीं है, पब्लिक हो गया होगा, इसीलिए ये बात कर रहे हैं। तो अगर कभी भी आपको ऐसा पैसा का जरूरत है तो आपको मेंबरशिप कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा 200 के अंदर। आप एक्स्ट्रा लोगों से पैसा लेके मेंबरशिप नहीं दे सकते प्राइवेट कंपनी का। अगर आप दे रहे हो तो वो प्राइवेट से पब्लिक हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी डीम्ड टू बी एन ऑफर टू द पब्लिक। बात समझ में आया? हेलो, बात समझ में आया सर? हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है? या सिर्फ सानन को ही समझ में आ रहा है? बोल तो सभी को रहा हूँ। कोनिका, नील, अयन, ऋषभ, शालिनी, बोलो सर, समझ में आ रहा है? यस सर। थैंक यू सर। अच्छा सर, यहाँ पर एक स्पेशल रेजोल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे रेजोल्यूशंस का एक स्पेशल चैप्टर आएगा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बोल के, वहां पर मैं आप लोगों को देखता हूँ, अगर हो सके तो नेक्स्ट वीक ही चालू कर दूंगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशंस अकॉर्डिंग टू रूल 14 सबसेक्शन 1 ऑफ पास रूल। पास रूल माने प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल। फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 42, a company shall not make an offer or invitation to subscribe to securities to private placement unless the proposal has been previously approved by the shareholders of the company by a special resolutions for each of the offers or invitations. Section 42 of subsection 3 और 2 के अंदर बोला गया है, and as per also rule 14 subsection 1 of prospectus and allotment of securities के हिसाब से भी बोला गया है कि जब भी कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, दोनों ही कर सकता है ना, प्राइवेट कंपनी भी कर सकता है, पब्लिक कंपनी भी कर सकता है। अगर किसी को भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से कैपिटल रेज करना हो तो उसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा फॉर ईच ऑफ द ऑफर्स और इन्विटेशंस, और शेयर होल्डर को अप्रूव भी करना होगा। इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स टू द नोटिस ऑफ द शेयर होल्डर अप्रूवल द फॉलोइंग डिस्क्लोजर शैल बी मेड, और उसमें कुछ चीजें और भी डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा। क्या? पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफर इंक्लूडिंग डेट ऑफ पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑफर क्या, पर्टिकुलर ऑफर आप कर रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से, डेट ऑफ पासिंग दी बोर्ड रेजोल्यूशन कब पास हो रहा है, काइंड्स ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफर्ड, माने इक्विटी है, डिवेंचर है,
प्रेफरेंस है, क्या है, एंड द प्राइस एट विच सिक्योरिटी इज बीइंग ऑफर्ड, किस दाम पे, कितने दाम का शेयर है, बेसिस ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ द प्राइस, कि दाम जो है वो उसका जस्टिफिकेशन का बेस क्या है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, अगर प्रीमियम चार्ज कर रहे हो आप, नॉर्मली ज्यादातर प्रीमियम ही देखने को मिलता है मार्केट में, कई बार डिस्काउंट भी मिल सकता है, ऐसा बात नहीं है, एट विच द ऑफर और इन्विटेशन इज बीइंग मेड, अगर प्रीमियम है तो उसका जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द वैल्यूअर हु परफॉर्म वैल्यूएशन, जिसने भी पूरा वैल्यूएशन किया कंपनी का, उनका नाम एड्रेस, उसको वैल्यूअर बोलते हैं, चार्टर्ड भी हो सकते हैं, या फिर सीए में भी हो सकता है, एक्चुअल साइंस वाले भी हो सकते हैं, ज्यादातर केस में ही लोग वैल्यूएशन का काम करते हैं। अमाउंट विच द कंपनी इंटेंड्स टू रेज बाय वे ऑफ सच सिक्योरिटीज, यानी कितना पैसा मार्केट से रेज करना चाहते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर के थ्रू से हो, चाहे वो डिवेंचर के थ्रू से हो, ठीक है, चाहे वो प्रेफरेंस के थ्रू से हो, जैसे जैसे आपको मैं बताया ना अभी बाइजूस का, कि कितना कितना पैसा वो मार्केट से रेज कर रहा था, मिलियन बिलियन पे पैसा रेज कर रहा है ना, ऐसा हजारों एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसा डिवेंचर भी हो सकता है, मतलब लोन के तौर पे भी हो सकता है, ऐसा शेयर वगैरह के थ्रू से भी हो सकता है। आप लोग शार्क टैंक वगैरह देखते हो सब, तो आइडिया तो मिल ही रहा होगा, बस यहाँ पर लीगल बातें थोड़ा जान लिया करो, और क्या। इसलिए शार्क टैंक जैसे शो देखने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, और देखना भी चाहिए, और सिर्फ लोगों का डायलॉग बाजी नहीं सुनना है, अंदर से समझना भी है कि क्या कर रहे हैं। जब कोई बंदा अपना बिजनेस लेके आते हैं, पिच देते हैं, फिर वहां बैठे बैठे शार्क लोग क्या कर रहे हैं, देखते हो आप लोग शार्क टैंक? हेलो, देखते हो शार्क टैंक, देखते हो, बोलो ना। नहीं, कोई नहीं देखता। ये सर देखते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कुछ कुछ। देखते हो पर समझ में नहीं आता। इतना तो समझ आता है कि काफी सारे लोग अपना बिजनेस आइडिया लेके आते हैं और वो इन्वेस्टर ढूंढता है, इतना तो समझ में आता है। इतना हाँ? आता है, इतना है, अब वो, लेकिन जो बात होता है वो हाँ, समझ में नहीं आता। हाँ, वो समझ में आ जाएगा सर, जितना आप धीरे धीरे एक्सपर्टीज डेवलप करोगे। ये जो इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड है ना, देखना वो ऐसे बात करता है कि 5% स्टेक के लिए हम ऑफर करते हैं आपको, ऐसा करके बोलते हैं ना। यस सर। तो 5% स्टेक के लिए मानो किसी का बिजनेस का वो अपना वैल्यूएशन खुद ही तय कर देता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, से फॉर एग्जांपल आयन नहीं मानो अपना एक बिजनेस आइडिया लेके शार्क टैंक में गया, शार्क को जाके पूछता है कि भाई मेरा जो बिजनेस है वो काफी यूनिक है, और मैं शार्क से फॉर एग्जांपल 50 लाख डिमांड करता हूँ, और बदले में मैं अपने बिजनेस का 20% शेयर ऑफर करना चाहता हूँ। तो अगर 50 लाख का वैल्यूएशन बदले में 20% मिलता है, तो बिजनेस का टोटल वैल्यूएशन कितना है? बोलो। हाँ सर, अगर 20% का वैल्यूएशन 50 लाख है, तो 100% का वैल्यूएशन कितना होगा? 2 करोड़ 50 लाख। ठीक है, समझ गए ना, 2 करोड़ 50 लाख यस सर। ऐसा होगा वैल्यूएशन। 20% का वैल्यूएशन 50 लाख, तो 100% हो जाएगा 2 करोड़ 50 लाख। इस तरह से आप अपने बिजनेस का वैल्यूएशन को बढ़ाते हो। ये जो अभी बाइजूस का वैल्यूएशन का बात हो रहा था ना रिसेंटली, ये बाइजूस का वैल्यूएशन को लेके काफी मार्केट में बातचीत चल रहा है कि क्या वैल्यूएशन अभी हो सकता है। तो काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि इतना सारा इश्यूज हो गया है, तो अभी 10 बिलियन वैल्यूएशन शायद नहीं होगा, शायद। ठीक है, अभी शायद पे आ गया, इसलिए शायद पे आ गया क्योंकि कुछ तो हुआ है ना, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है ना, 2-4 दिन से लगता है ऐसे। सर आप तो गाना गा रहे हो। सर कोई बात नहीं, मेरे गाने पे कंसंट्रेशन ना करें, गाना तो अरिजीत सिंह का सुने आप लोग। आप मेरे बोलने का अंदाज पे समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, अंदाज अपना अपना।
देखो in November 2020 Byju's became the title sponsor of Indian Super League club Kerala Blaster replacing Muthoot Group. In November 2020 Byju raised 200 million in a fresh funding round led by BlackRock बोल के एक बड़ा फेमस इन्वेस्टिंग कंपनी है, मतलब छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा कंपनी है। टी रो प्राइस बोल के कंपनी है, वैल्यूएशन सब 12 बिलियन। जो पैसा दिया उसके देने के बाद और वैल्यूएशन बढ़ गया, 12 बिलियन हो गया। In March 2021, Byju secured 460 million in a Series F funding. सीड फंडिंग का सीरीज बोलते हैं, वेंचर कैपिटल फंड बोलते हैं इसको। इन अप्रैल April 2000 B Capital Baron Funds बोल के एक फंड है, Baron Funds, and Exxon invested 1 billion in Byju. In June 2021, Byju raised 50 million in a Series F fund from IIFL Private Equity Fund and Maitri Edutech. In October 2021, Byju raised 296 million as a part of its Series F fund from Oxford Venture Fund. पैसा ही पैसा, क्या करेगा, मालामाल वीकले हो गया है। In October 2021, Byju raised 296 as a part of this. Edelweiss Group raised 800 million from Byju's Ravindran, Sumeru Ventures, Virtue and Partners, BlackRock. In March 2022, Byju was named as the official sponsor of 2022 FIFA World Cup. Even FIFA World Cup में one of the official sponsor बना था Byju। इतना वैल्यूएशंस बना इनका, लेकिन इतना जल्दी इतना बढ़ने के बाद भी कंपनी को काफी सारे लोगों को लेट करना पड़ा, जॉब से जाने के लिए बोलना पड़ा, प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी नहीं मिला है, अभी भी लॉस में है। कुछ अच्छा फिलैंथ्रोपिक काम भी करते हैं, बट इनके बारे में बहुत सारा खबर भी है। तो मेरा कहने का मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इनका मार्केटिंग में काफी खर्चा हुआ है, एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रैक्टिस में, अकाउंटिंग प्रैक्टिस को लेकर तो सवाल उठा ही है। सो कुल मिला के कंपनी पैसा तो मिला है इनको, अलग अलग फंडिंग के थ्रू से, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से पैसा ही पैसा मिलता गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइजेशन करने में इन लोगों का थोड़ा सा इनको चैलेंज का सामना, काफी थोड़ा नहीं काफी प्रॉब्लम में आ गई। ओके ठीक है सर, बात समझने के लिए है और कुछ नहीं। जो बात अभी हम लोग लॉ में पढ़ रहे थे उसमें आ जाते हैं कि particulars of the offer including date of passing of board resolutions, kind of securities offered and the price at which security is being offered, basis for justification of the price, name and address of valuer who perform valuations, amount which the company intends to raise by you of such securities, material terms माने valuable terms of raising such securities, proposed time schedule, purpose of object or offer, किस पर्पस में आप ऑफर कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन being made by the promoters or directors, जो बिजनेस को प्रमोट कर रहा है या जो कंपनी को डायरेक्ट कर रहा है, either as part of the offer or separately in furtherance of object, principal terms of asset charged as securities, अगर कोई पर्टिकुलर एसेट्स पे कोई लोन है, ठीक है, मतलब एसेट्स अगर मॉर्गेज है तो उसका क्या टर्म्स कंडीशंस है, ठीक है, एवरीथिंग आपको बताना पड़ता है। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से जब भी आप अपना डिटेल्स रखोगे तो इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशंस पास कराने के टाइम जरूरत हो सकता है। ठीक है, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये सारा बात भी आपको शेयर होल्डर अप्रूवल के लिए भेजना पड़ता है। यही था एफ तक का पॉइंट, ठीक है ना सर। उसके बाद as per the second proviso of rule 14 subsection 1 shall not apply in case of offer and invitation for non-convertible debentures where proposed amount to be raised through such offer or invitation does not exceed the limit as specified by clause C। ठीक है, ये अभी इतना जरूरत नहीं है। अच्छा, applicable applications form according to rule 14 subsection 3 of the pass rule, a private placement offer cum application letter shall be in the form of an application in form pass 4। फॉर्म का नाम क्या है, पास 4। पास बने क्या, पास बने प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का नाम से इसका नाम पड़ा है पास। सीरियली नंबर्ड एंड एड्रेस्ड स्पेसिफिकली टू द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड, जिसके लिए आप ऑफर कर रहे हो कि भाई आ जाओ मेरे कंपनी को पैसा दो, एंड शैल बी सेंड टू हिम आइदर इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड विद इन 30 days, याद रखे, ऑफ रिकॉर्डिंग द नेम ऑफ सच पर्सन परस्यूएंट टू सेक्शन 42 सबसेक्शन 3। ये सब डेट याद रखने से कितना दिन बाद करना है नहीं करना। इट इज प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अदर देन द पर्सन हु एड्रेस इन द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर
shall be allowed to apply such application from any application not conforming to this condition shall be treated as invalid. जिसका नाम एप्लीकेशन पे है वही ऑफर कर सकता है कंपनी को, दूसरा कोई नहीं, अगर करेगा तो इनवैलिड माना जाए। कंपनी को सारा डेटा कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। According to Rule 14, Subsection 4 of Pass Rule, the company shall maintain a complete record of private placement offers of in form Pass 5. कौन से फॉर्म में करेगा? कौन सा फॉर्म में करेगा? Pass 5 में करेगा। Timing of issue of private placement offer cum application letter. According to Rule 14, Subsection 8 of Pass Rule, a company shall issue private placement offer cum application letter only after the relevant special resolutions or board resolutions has been filed in the registry. Has been filed in the registry. It is provided that private companies shall file with the registry of copy of the board resolutions or special resolutions with respect to the approval under clause C of subsection 3 of 179. Manner of subscribing the private placement issue. अब जो भी issue होगा उसको subscribe कैसे करें? Every identified person willing to subscribe to the private placement, मतलब जो भी शेयर लेना चाहता है, सिंपल बात है, shall apply in a private placement and application issued to such persons along with subscription money. जो पैसा वो दे रहा है कंपनी को, उसके बदले में जितना शेयर उनको मिल रहा है, कि कैसे पे करेगा? पे आइदर बाय चेक और डिमांड ड्राफ्ट और अदर बैंकिंग चैनल एंड नॉट बाय कैश। ओके, कैश नहीं चलेगा सर, ब्लैक मनी ब्लैक ही रह जाएगा। इसीलिए it is provided that the company shall not utilize monies raised to private placement unless allotment is made and the return of allotment is filed. कंपनी को जो भी पैसा मिलेगा प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से, जब तक ये अलॉट नहीं हो जाता इंडिविजुअल्स पे, जैसे अलॉटमेंट प्रोसेस में आपको बताया था पब्लिक ऑफर के केस में, और उसके लिए अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा विद द रजिस्टर इन अकॉर्डिंग विद सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 42। प्राइवेट प्लेसमेंट में भी अलॉटमेंट होता है, हर सिस्टम में ही सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, बस आपको सिस्टम फॉलो करना है, कुछ भी नहीं है। अभी पढ़ रहे हो, आगे जाके जब एज ए कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस करोगे, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करोगे, फार्म में लॉ रिलेटेड काम करोगे, यही सब जो लिखा हुआ बात है समझ में आ जाएगा। हाँ, डिपेंड करता है कि आप जहाँ काम करोगे, जिस फार्म में काम करोगे, या फिर आपका खुद का जो भी आप जब आगे करोगे तो वहां पर एक्सपोजर आपको कितना मिलता है। इट्स ऑल डिपेंड्स कि रियल लाइफ में आपका फार्म जो है वो कौन सा क्लाइंट को हैंडल करते हैं, कितने कंपनीज को हैंडल करते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं आपको एक्सपोजर कैसा मिलेगा। हर तरह का काम हर फार्म को नहीं मिलता है, बट हाँ, जो नॉर्मली बड़ा या मीडियम साइज फार्म होते हैं उनको हर तरह का काम का एक्सपोजर देखने को मिलता है। और अगर आपको बड़े फार्म में जाना है, एक्सपोजर पाना है, तो आपको अच्छा रिजल्ट करना है। अच्छा रिजल्ट करोगे तो फिर अच्छा फार्म में आपको प्रैक्टिस का मौका मिलेगा, ट्रेनिंग का मौका मिलेगा, सिंपल बात है सर। अच्छा, इस पूरा खेल में बैंक अकाउंट का यूटिलाइजेशन क्या है? Supplementing the above subsection 4 of Rule 14, subsection 5 of the Pass Rule provides that a payment to be made for subscription to security means share, debenture, etc., shall be made from bank account of the person subscribing of such securities, and the company shall keep the record of the bank account from where such payment for subscription has been received. सिंपल बात है, जब हम लोग शेयर मार्केट के थ्रू से भी शेयर खरीदते हैं तब भी बैंक अकाउंट के थ्रू से ही खरीदते हैं। जब हम लोग शेयर मार्केट के थ्रू से भी लेते हैं ना, तब भी बैंक के थ्रू से ही लेना पड़ता है। जैसे आज ही मेरे को काफी सारे कंपनी का ये चल रहा है सर, जनरल मीटिंग चल रहा है, मेरे को सब जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा है। ये देखो, ये सब जहां जहां मेरा इन्वेस्टमेंट है दिखा रहा हूँ जस्ट आपको, ऐसे ही दिख रहा है आप लोगों को, देखो, हेलो, जहां जहां इन्वेस्टमेंट है सब मेरे को न्योता भेजा है। ये देखो, ये सब पब्लिक कंपनी का है, प्राइवेट नहीं सर। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, वैसे ही ये सब डिटेल्स में आप चाहोगे ना तो इसके अंदर दिखेगा। देखो, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड दिखाऊंगा, कभी जरूरत पड़ने दिखाऊंगा। ठीक है, कंपनी का जनरल मीटिंग होने वाला है, उसमें क्या डिस्कशंस होने वाला है, ये भी एक चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में ये सारा डिटेल्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी। ठीक है, सब एज पर लॉ, जो कुछ भी होता है एज पर लॉ होता है।
तो इन केस ऑफ ज्वाइंट होल्डर्स, अच्छा अब अगर बैंक अकाउंट का थ्रू तो आपको समझ में आ गया। इन केस ऑफ ज्वाइंट होल्डर्स, अगर बैंक अकाउंट का ज्वाइंट होल्डर्स है या शेयर का ज्वाइंट होल्डिंग है, इट इज प्रोवाइडेड दैट money is payable on subscription to securities to be held by joint holders shall be paid from the bank account of the person whose name appears first in the applications। जिसका नाम एप्लीकेशन फॉर्म में पहले रहेगा, माने इसको सीनियरिटी बोलते हैं, जिसका नाम पहले वो सीनियर है, सिंपल बात है, ठीक है। तो जिसका नाम पहले होगा उसके बैंक अकाउंट से कनेक्ट होना पड़ेगा। इट इज फर्दर प्रोवाइडेड that the provisions of subgroup 5 shall not apply in case of issue of shares for consideration other than cash। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा। Ruhi and her younger brother Sohit were offered jointly 1000 equity shares of 100 each by Somia Software Private Limited। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है। तो रूही एंड हर यंगर ब्रदर सोहित, इनको ऑफर किया गया है जॉइंटली 1000 शेयर कंपनी का होल्ड करें 100% करके, 100 रुपीज दाम दिया गया ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। ठीक है, ये सर प्राइवेट कंपनी का भी शेयर आप ले सकते हो अगर आपको मौका मिलता है तो। हाँ, लेकिन अगर नॉलेज ना हो तो फिर प्राइवेट वैसा कंपनी पे कभी नहीं करे। लेकिन हाँ, अगर कोई प्राइवेट कंपनी ओपन कर रहा है और आपको शेयर होल्डर बनाना चाहता है और आपको लगता है कि उनके बिजनेस पे दम है तो आप कर सकते हो, इशू नहीं है। जैसे हम लोग जब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर में जब कंपनी का डिटेल जानते हैं, समझते हैं, तभी इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1000 इक्विटी शेयर 100 करके प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से ऑफर किया जा रहा है। फ्रॉम हुज अकाउंट द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू टेक सब्सक्रिप्शन मनी फॉर 1000 इक्विटी शेयर्स। किसके अकाउंट से ये 1000 इक्विटी शेयर का पैसा लिया जाएगा? तो आपको क्या लिखना है, आंसर कैसे देना है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रोविसो ऑफ रूल 14 सबसेक्शन 5 ऑफ पास रूल, money is payable on subscription to securities to be held by joint holders shall be paid from the bank account of the person whose name appears first in the application। It is presumed that Ruhi's name appears first because Ruhi बड़ा है, मान लिया जाएगा कि रूही का नाम पहले रहेगा, and therefore the subscription of 1 lakh shall be payable by her from her account। ठीक है, अच्छा अगर उसका भाई का नाम पहले होता तो वही ले लिया जाता, बट क्योंकि रूही बड़ा है, भाई छोटा है, तो नॉर्मल बात है कि इसी तरह से लिखा जाता है। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द कंपनी, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द कंपनी टू इंश्योर दैट द मनी इज पेड फ्रॉम हर बैंक अकाउंट एंड नॉट फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ हर यंगर ब्रदर सोहित। इसलिए मैं आपको बोला सीनियरिटी नॉर्मली मेंटेन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? अरे प्राइवेट कंपनी किस तरह से या पब्लिक कंपनी किस तरह से मार्केट में प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से पैसा रेस कर सकता है, इसी का नियम कानून बताया जा रहा है, और कुछ तो है नहीं सर। कोई चांद तारा तोड़ के तो लाने का बात ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना तो मुझे बता दो सर। हाँ सर। आप लोगों को इतना मेहनत तो करना पड़ेगा रूल्स रेगुलेशंस तो याद रखने के लिए। फिफ्थ पॉइंट सर, लिमिट ऑन फ्रेश ऑफर। No fresh offer or invitation under this section shall be made unless the allotment with respect to any offer or invitation made earlier have been completed। अगर पिछला कोई कंपनी का कोई पर्टिकुलर ऑफर पुराना कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक पुराना ऑफर कंप्लीट नहीं हो जाता ना, तो कंपनी न्यू ऑफर नहीं कर सकता। सिंपल बात है, पहले पुराना वाला को कंप्लीट करो। और दैट ऑफर और इन्विटेशन हैज बीन विथड्रॉन और अबंडन्ड, अगर या तो वो पुराना ऑफर अबंडन्ड हो गया है या विथड्रॉन कर लिया गया है, तभी कंपनी न्यू फ्रेश इशू कर सकता है। इट इज प्रोवाइडेड दैट subject to maximum number of identified person under subsection 2 of section 42, वही या तो 50 या तो 200, a company may at any time make more than one issue of securities to such class or identified person as may prescribe। जितना लिमिट तक आप जा सकते हो, बट एक बात याद रखें कि जब तक पुराना ऑफर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक न्यू ऑफर के लिए, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए कंपनी नहीं जा सकता। कोई टाइम लिमिट है क्या? The time limit for allotment of securities, a company making an offer or invitation under this section shall allot its securities within 60 days from the date of receipt of the application money। application money मिलने के बाद 60 दिन के अंदर
60 दिन के अंदर फॉर सच सिक्योरिटीज और द कंपनी इफ नॉट एबल टू अलॉट द सिक्योरिटीज विद इन दैट पीरियड, अगर 60 दिन के अंदर नहीं कर पाते, इट शैल रीपे द एप्लीकेशन मनी टू द सब्सक्राइबर विद इन 15 डेज। अगर नहीं कर पाते ना 60 दिन के अंदर भी, अगर शेयर होल्डर को उसका शेयर नहीं दे पाया, अलॉट नहीं कर पाया, तो रीपे कर देना पड़ेगा टू द सब्सक्राइबर विद इन 15 डेज। कितने दिन के अंदर? एक्सपायरी डेट का मतलब 60 दिन एक्सपायर होने के 15 दिन के अंदर। मतलब अगर आज से 60 दिन बाद आपको मिलता है, ठीक है, एप्लीकेशन देने के 60 दिन के अंदर आप अलॉटमेंट अगर कर देते हो, और अगर बाई चांस 60 दिन में भी अलॉटमेंट नहीं होता है, तो अगला 15 दिन के अंदर 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज आपको रीपे कर देना पड़ेगा। एंड इफ द कंपनी फेल्स टू रीपे द एप्लीकेशन मनी विद इन द अफोरसेड पीरियड, इट शैल बी लायबल टू रीपे दैट मनी विद इंटरेस्ट। अगर 15 दिन के अंदर भी अगर आपने रीपे नहीं कर पाया, तो आपको इंटरेस्ट के साथ बाकी पैसा 12% पर एनम के हिसाब से, मतलब अगर 1 लाख का रहेगा तो 1 लाख का 12% होता है 12,000 फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द 60th डे। 60 दिन के बाद जितना देरी करोगे उस दिन से काउंट होगा। लेकिन इंटरेस्ट तो तभी देना है अगर आप 60 दिन के बाद जो 15 दिन है उसके अंदर भी अगर आपने रीपे नहीं कर पाया तो। लेकिन इंटरेस्ट चार्ज होगा 60 दिन के बाद से, जितना देरी करेंगे एनुअल 12% रेट में चार्ज करेंगे। 1 लाख का 12%, जितना दिन का डिले होगा उतना दिन का हिसाब हो जाएगा। क्लियर? क्लिनिक ऑल क्लियर? बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है सर, बस आप लोगों का हाँ सुनने के लिए ही तो मैं बैठा रहता हूँ, बट समझ गए हाँ बोलिए। इट इज प्रोवाइडेड दैट द मनी इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, जो भी पैसा कंपनी को मिला एप्लीकेशन के थ्रू से अंडर दिस सेक्शन शैल बी केप्ट इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी बैंक अकाउंट में, मतलब आपका सेविंग्स अकाउंट है उसमें डाल दिए, आपके किसी का वाइफ का बैंक अकाउंट है उसमें डाल दिए। मजाक चल रहा है क्या? बिजनेस का पैसा है, अलग नाम पे लो, अलग कंपनी के अकाउंट के हिसाब से लो, किस पर्पस पे ले रहे हो वो पर्पस भी मेंशन करो। It is provided that a money is received on application under this section shall be kept in a separate bank account in a scheduled bank and shall not be utilized for any purpose other than for adjustment against allotment of securities. अगर सिक्योरिटीज अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट करने कर सकते हो, फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनीज वेयर कंपनी इज अनेबल टू अलॉट सिक्योरिटीज। या फिर अगर कंपनी ने एप्लीकेशन तो ले लिया पर अलॉट नहीं कर पाया, तो अलॉट करने के टाइम पे ये पैसा का इस्तेमाल कर सकता है। ये दोनों पर्पस को छोड़ के किसी और पर्पस के लिए एप्लीकेशन का पैसा यूज नहीं हो सकता। ठीक है, ये पैसा किसी का बाप का या दादाजी का नहीं है। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, आप प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे तो आपको पब्लिक एडवर्टाइजमेंट करने का क्या क्यों मौका दिया जाएगा? अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे तो नो public advertisement. No company issuing securities under this section shall release any public advertisement or utilize any media marketing or distribution channel or agent to inform the public at a large about such an issue. 100-200 लोग आपकी कंपनी में आके इन्वेस्ट करेगा, वो भी सिलेक्टेड वाले, चाहे कितना भी करोड़ों का बात क्यों ना हो। लेकिन हाँ, जब कंपनी आईपीओ वगैरह इशू करता है तब चिल्ला चिल्ला के बोलता है, ऑफर करता है। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में कहीं पर भी चिल्लाने का जरूरत नहीं है, कोई मीडिया में बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चांद पे भी खबर भेजने का जरूरत नहीं। आईपीओ के टाइम पे आप चांद पे भी खबर भेज सकते हो, अगर चांद से भी कोई आगे इन्वेस्ट कर दे तो। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, कंपनी मेकिंग एनी अलॉटमेंट, जब भी कंपनी शेयर एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट करेगा तो अलॉटमेंट के हिसाब से उनका रिटर्न फाइल भी करना है कि किसको किसको अलॉट हुआ है नहीं है, और उसी के पास सारा डॉक्यूमेंट्स पहुंचना चाहिए। shall file within the register a return of allotment within 15 days, याद रखें 15 दिन के अंदर, from the date of allotment in such a manner as may be prescribed, including a complete list of all allottees, किसको किसको शेयर मिला है, with their full names, address, number of securities allotted and such other relevant information as may be prescribed. ये रजिस्टर का काम है। जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करता है ना, तो रजिस्टर का बहुत बड़ा काम होता है।
जैसे एक कंपनी है, रजिस्टर का ही काम करता है, नाम क्या है, नाम क्या है, लिंक टाइम। लिंक इन टाइम, देख रहे सर, ये रजिस्टर का काम करता है। जैसे आज के डेट में पब्लिक इशू कितना हुआ है, राइट इशू कितना हुआ है, बाईबैक कुछ है कि नहीं है, ठीक है, इन्वेस्टर सर्विस में बहुत सारा काम करते हैं। तो जैसे अगर आपको यहाँ पर पब्लिक इशू चेक करना है, तो आप यहाँ पर कंपनी सिलेक्ट करो, ठीक है, जैसे जिसका भी रिसेंट आईपीओ अलॉट हुआ है ना, तो अगर अलॉट हुआ है और रजिस्टर भी हो गया है ना, तो ये कंपनी रजिस्टर का काम करता है। तो यहाँ पर ना उसका सारा डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ कंपनी का नाम सिलेक्ट करना पड़ता है, और यहाँ पर जिसको भी शेयर मिला है उसका पैन नंबर देना पड़ता है। अगर वो अपना पैन नंबर देगा ना, उसको पता चल जाएगा कि उसको अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपने अलॉट यहाँ पर एप्लीकेशन डाला था, जरूरी नहीं कि एप्लीकेशन डालने पे ही सबको मिल जाए, मतलब आईपीओ के केस में बता रहा हूँ, पब्लिक ऑफर के केस में। प्राइवेट प्लेसमेंट में तो सर मिल जाएगा, क्योंकि वो सिलेक्टेड ग्रुप के लिए ही होते हैं। लेकिन पब्लिक के केस में जरूरी नहीं है कि हमेशा आप एप्लीकेशन में डालो और आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता। जो भी हो, मैं जस्ट आपको ये दिखाने का कोशिश कर रहा था कि अलॉटमेंट डिटेल्स वगैरह सारा रजिस्टर करना पड़ता है, सारा अलॉटी का नाम, फुल नेम, एड्रेस, सब। जो लोग शेयर मार्केट के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, काफी सारे आप में से काफी सारे हैं जो एनआईएसएम का पढ़ाई करते हैं, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, सेबी का कोर्स करते हैं। एज वेल एज जो लोग सीएस का पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एक कैपिटल मार्केट का पेपर भी करना पड़ता है। तो इनको एक सुविधा ये हो जाता है, स्पेशली जो लोग सेबी एनआईएसएम का पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में शेयर मार्केट में भी कनेक्टेड है, तो उनको एक सुविधा मिलता है, ये मार्केट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, आईपीओ लेके उसका प्रोसेस क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली वो लोग फॉलो कर लेते हैं, ये एक सुविधा होता है। As regard return of allotment, Rule 14 subsection 6 of pass rule states that a return of allotment of securities under section 42 shall be filed with the register within 15 days of allotment in form pass 3, याद रखे, and within the fee as provided in the company's rule 2014 with a complete list of allotee, with a complete list of allotee। उसमें allotee का जिसको भी शेयर मिला है उसका फुल नाम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर अभी दिखा रहा था मैं आपको, है ना, कि पैन नंबर से पता लग जाता है कि किसको क्या शेयर मिला है या नहीं मिला है ना। आ, किस क्लास का सिक्योरिटी हेल्ड किया है, मैंने इक्विटी शेयर है कि प्रेफरेंस शेयर है कि क्या है, डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या है, द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, नॉमिनल वैल्यू क्या है, अमाउंट पेड ऑन सच शेयर्स, पर्टिकुलर ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द सिक्योरिटीज आर इशूड और कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर बाई चांस कोई रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का रिटर्न फाइल नहीं करता है, डिफॉल्ट इन फाइलिंग द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, if a company default in filing the return of allotment within the period prescribed under the subsection 8 of the company, its promoters and directors shall be liable to a penalty for each default of 1000 rupees for each day। याद रखिए सर, जिसके कारण भी ये डिफॉल्ट होगा, तो प्रोमोटर और डायरेक्टर जो है प्राइवेट कंपनी का स्पेशली, या अगर पब्लिक कंपनी में उसके केस में भी, उनको पेनल्टी लगेगा हर दिन का 1000 टका, ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख रुपीज। दिन का 1000, मैक्सिमम फाइन 25 लाख तक जा सकता है सर। दिन का 1000 और मैक्सिमम 25 लाख, हाँ सर, रूल तो वही कह रहा है, ठीक है। पेनल्टी बड़ा सारा है, 25 लाख क्रॉस नहीं करेगा, मतलब मैक्सिमम जा सकता है, यही बताना सर, लिमिट है, सीलिंग लिमिट है। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेनिंग द प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोविजंस। इतने देर से हम लोगों ने प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन 42 का सारा एरिया कवर किया। सेक्शन 42 का सबसेक्शन 11 कहता है, अगर आप सारा प्रोसेस फॉलो प्रॉपरली नहीं करते, प्रोविजंस प्रॉपर फॉलो नहीं होता है, if the company makes an offer or accept money in contravention of section 42, the company, its promoters, its directors are liable for a penalty which may extend to the amount raised through private placement। मतलब जितना पैसा प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से रेज करेगा, पूरा का पूरा पेनल्टी में जा सकता है, या फिर 2 करोड़ रुपया, which ever is lower।
and the company shall also refund all monies with interest as specified in subsection 6 to subscriber within a period of 30 days of the order imposing the penalty. जिस दिन पेनल्टी लग रहा है उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको सभी को विद इंटरेस्ट पेमेंट कर देना चाहिए। अगर आप प्रोविजंस फॉलो नहीं करते हो तब। किसका प्रोविजंस? सेक्शन 42 का प्रोविजंस। प्राइवेट प्लेसमेंट का सारा रूल्स रेगुलेशंस अगर प्रॉपर फॉलो नहीं होता है तो आप पे इस तरह का पेनल्टी लग सकता है। या तो जितना प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से रेज करोगे पूरा का पूरा पेनल्टी, या फिर 2 करोड़, जिनमें से जो लोअर होगा, विच एवर इज लोअर। सर कहते कहते बहुत सारे बातें कह देते हैं हम लोग। अगर आप लोग घर पे रिवाइज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये तो इतना सारा कहा हुआ बात है ना, ये ब्रह्मांड के किस कोने में जाके छुप जाएगा पता ही नहीं चलेगा सर। आपको पता है सर, इस दुनिया में जो भी बातें होते हैं सब कुछ इस दुनिया में ही रह जाते हैं, मतलब ब्रह्मांड में रह जाते हैं। और एक्चुअली हम लोग जो भी वर्ड्स बोलते हैं ना, ये सारे के सारे वर्ड्स एक्चुअली हम लोग बना के नहीं बोलते, ये सब वर्ड्स है ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना, तो ये ब्रह्मांड के किसी कोने में जाके कहीं ना कहीं स्प्रेड हो गया। लेकिन हम लोग अगर इसके साथ रेगुलर बेसिस में कनेक्टेड नहीं रहेंगे ना तो भूल जाएंगे। और भूलने का सबसे बड़ा सजा ये होता है कि एग्जाम के टाइम पे ये सबसे बड़ा सजा बन के आपकी जिंदगी में आता है। ठीक है, तो अपने आप को इतना बड़ा सजा मत देना सर। Deemed public offer, notwithstanding anything contained in subsection 9 of subsection 10, any private placement issued not made in compliance of the provision of subsection 2 shall be deemed to be the public offer, and all provision of this act and the Security Contract Act 1956 and the Security Exchange Board of India Act 92 shall be applicable. कहना ये चाहते हैं कि जो मैं आपको पहले भी बोला था कि अगर कोई भी पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस प्राइवेट प्लेसमेंट का एज पर प्राइवेट प्लेसमेंट के सिस्टम से नहीं होगा तो उसे डीम्ड पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा। और पब्लिक ऑफर माने उसका रूल्स रेगुलेशंस भी बड़ा होगा, उसका पेनल्टी भी और बड़ा होगा, है ना। तो पब्लिक कंपनी के लिए जैसे पब्लिक ऑफर में आईपीओ वगैरह में आपने देखा था, और उसमें तब सारा का सारा तब अब प्राइवेट प्लेसमेंट में तो नॉर्मली सेबी वगैरह नहीं आता है, लेकिन पब्लिक में सेबी आ जाएगा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाएगा, सारा एक्ट लागू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट का सिस्टम प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं कोई, तो वो डीम्ड पब्लिक ऑफर बन जाएगा। और डीम्ड पब्लिक ऑफर बन गया माने ऐसे तो आपने किया प्राइवेट कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी उसको मान लिया जाएगा कि पब्लिक ऑफर है और आपके ऊपर बड़े से बड़े रूल लागू हो जाएगा। और बड़ा रूल लागू माने बड़ा पैसा का खेल, बड़ा पेनल्टी का डर, और बड़ा 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 कॉम्प्लायंस का हिसाब किताब। ठीक है, तो गलती करने से पहले बंदे को 10 बार सोच लेना चाहिए कि भाई हमसे गलती हो गया। पैसा के चक्कर में ना लोग फंस जाते हैं, तो अपने आप को फंसाने से बचना चाहिए। ठीक है, तो कंप्लीट सर, मैंने आप लोगों को कंपनीज एक्ट 2013 का एक बहुत वाइटल एरिया कवर कर दिया। ठीक है, जिसमें सेक्शन, एक बहुत बड़ा सेक्शन एरिया, सेक्शन 23 से लेके 42 ह्यूज एरिया माना जाता है। ठीक है, कवर कर दिया सर, 4-5 क्लास लगा पर डिटेल्स में पढ़ा, कोई भी जगह अनटच नहीं रखा सर, हर चीज पढ़ाया। आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी पढ़ने के टाइम पे किसी भी चीज को ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ा नहीं, कंप्लीट करना। कंप्लीट करने के बाद आप लोग मेरे से अगर नोट्स कलेक्ट कर चुके हो तो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, यहाँ पर समरी पॉइंट्स भी है, ये समरी पॉइंट्स आपको एग्जाम टाइम पे भी काम आएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करके भी रख सकते हो, और क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करना सर। ठीक है, तो आप देखना आपका परफॉर्मेंस और बेहतर होगा। क्वेश्चन कैसा आ सकता है इसका आइडिया मैं दे सकता हूँ आपको, बिल्कुल दे सकता हूँ। थोड़ा सा रुक जाओ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे होगा, उसका जवाब कैसे देना है। ठीक है, आई विल डिस्कस। एक काम करूंगा सर, एक क्वेश्चंस का ही अलग क्लास रख लूंगा जहां पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही डील करूँ, इसमें आप लोगों को भी अच्छा रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर का भी एक स्पेशल क्लास हो जाएगा। तो आज और मैं क्वेश्चन आंसर डील नहीं करता, आज मैं आपको कंप्लीट करा दिया। अब मैं आपको घर पे बोल रहा हूँ कि आप लोग घर पे एक बार क्वेश्चन आंसर गो थ्रू करना। ठीक है, कोई भी डाउट है मुझे जरूर पूछ लेना,
और ये चैप्टर रेडी कर लो ना सर, क्योंकि ये चैप्टर मैंने कवर कर दिया सेक्शन 23 से लेके 42 का, क्योंकि मैं कभी भी टेस्ट के लिए आप लोगों को ऑफलाइन के लिए ऑफलाइन में भी बुला सकता हूँ। ठीक है, अगस्त से नंबर ऑफ टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा ऑफलाइन, तो आप लोग आना सर 15 अगस्त से बाद से। ठीक है, तो आप लोगों को आना है, टेस्ट देना है और अपने आप को ऑलवेज एग्जाम के साथ अपडेट रखना है। ठीक है सर, तो अपने आप को बनाते चलो, बस आज इतना ही है। ठीक है सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।